हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं आपको सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, ठीक है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाऊंगा और समाजशास्त्र के यूजीसी नेट में हमारे जो भी सिलेबस हैं उसके बारे में पूरा चीज़ आपको बताऊंगा। हम धीरे धीरे करके सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने इनका क्या है एक एक करके सबका नोट्स बना लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना किसका, इमाइल दुर्खिम का, है ना, कि इमाइल दुर्खिम कौन है और इमाइल दुर्खिम का हमारे समाजशास्त्र में क्या योगदान है। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स हो गया। अब देखते हैं समाजशास्त्रीय, है ना, समाजशास्त्री, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं समाजशास्त्री सिद्धांत, अपना पहला यूनिट है समाजशास्त्री सिद्धांत। और इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, है ना, पहला यूनिट हो गया हम लोग का, है ना। ठीक है, अब देखते हैं पहला यूनिट में सबसे पहले कौन है हमारा इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम देखते हैं ना, तो इमाइल दुर्खिम हो गया। और अब देखते हैं अपन कि इमाइल दुर्खिम आखिर है कौन और इनका योगदान क्या है। तो इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 में फ्रांस के एपिनल नगर में यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 15 है ना, 15 अप्रैल सन 1858 में कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और एपिनल एक नगर हुआ था, एक नगर था, एक कस्बा था, उसका नाम जो है एपिनल था, ठीक है ना, वहाँ हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1917 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगस्त काम्टे के वास्तविक उत्तराधिकारी, जो अगस्त काम्टे के जो उत्तराधिकारी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगस्त काम्टे कौन है ना, तो समाजशास्त्र के जनक जो है अगस्त काम्टे हैं। और इनके जो उत्तराधिकारी हैं ना, उनके बाद समाजशास्त्रों को विषय के रूप में सबसे आगे सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाया, है ना, और उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये बने, है ना, कि क्या नाम है इनका, इमाइल दुर्खिम और मोंटेस्क्यू। लेकिन केवल लेकिन जो इमाइल दुर्खिम है वह केवल अगस्त काम्टे से ही प्रभावित नहीं थे। उनके गुरु ये जैसे कि हम कहीं पढ़ाई करते हैं तो हमारे एक ही गुरु नहीं होते ना, कई प्रकार कई गुरु होते हैं, एक ही क्लास में कई ठो टीचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि देखिए यहाँ पर है साइमन और मोंटेस्क्यू, है ना, इनसे भी प्रभावित थे। मतलब एक ही से प्रभावित थे नहीं थे, वो तो दो और टीचर से प्रभावित थे, साइमन और मोंटेस्क्यू। जब भी हमें पूछा जाए कि साइमन अगस्त काम्टे के अलावा और कौन से टीचर हैं जिनसे इमाइल दुर्खिम प्रभावित थे, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि साइमन और मोंटेस्क्यू, ठीक है। अब प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, तो इमाइल दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं जो अधिकतम हमारे नेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं अपना पहला कि श्रम विभाजन का सिद्धांत। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन आपको मैं पढ़कर समझा दे रहा हूँ कि क्या है ना, श्रम विभाजन का सिद्धांत, है ना। ये कब इन्होंने लाया था, 1893 में, ठीक है। और यही क्या था, ये श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है यह शोध का विषय है। हम एक एक सिद्धांत को पढ़ते जाएंगे अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, अलग अलग वीडियो में, ठीक है। अब दूसरा है सामाजिक तथ्य की अवधारणा, है ना, ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सॉरी यार कहाँ गया पेन, लीड भी ख़त्म हो गया ना बाबा, लिख देते हैं आप समय की अवधारणा, ठीक है। यह कब आया था, 1895 में। इसके बाद आत्महत्या का सिद्धांत आया तीसरे नंबर में, जो कि प्रमुख माना जाता है ना, 1897 में, है ना। 93 में आया, 95 में आया, 1897 में, और चौथा में आया, मतलब इनका चौथा सिद्धांत था धर्म का प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक स्वरूप। ये कब आया, 1912 में आया। तो हम देखते हैं कि ये जो अगस्त काम्टे जो है ना, अगस्त काम्टे और स्पेंसर की तरह समाजशास्त्र की प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने में विश्वास रखते थे, है ना। ये क्या है कि स्पेंसर, है ना, काम्टे और स्पेंसर की तरह समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी और विज्ञान बनाने में विश्वास रखते थे। समाज को इन्होंने वास्तविक चेतना माना। इन्होंने क्या है कि ये जो है कि समाज को ही इन्होंने वास्तविक चेतना माना, बाकी कुछ नहीं है ना। समाज है तो सब कुछ है। समाज एक यथार्थ परिस्थिति, यथार्थ वास्तविकता है ना। यथार्थ यानी जो है सो है ना।
इस सत्यता पर आधारित होता है ना। तो क्या है, समाज वास्तविकता पर आधारित है। अब एक और तीसरा में देखते हैं अपन कि समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रोफेसर, है ना। और कभी भी हमें पूछा जाए कि समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के कौन थे, तो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम, है ना, इमाइल दुर्खिम थे। अब देखते हैं अपन श्रम विभाजन। इसमें पहला हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन, है ना। तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये एक पुस्तक थी 1893 में, है ना। इन्होंने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में श्रम विभाजन का प्रत्यक्षवादी विश्लेषण किया। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या है, एकता और स्वावयवी, है ना। पहला हो गया यांत्रिक एकता और दूसरा हो गया स्वावयवी एकता पर चर्चा की थी, है। दो प्रकार के समाज बताए थे, है ना। और इमाइल दुर्खिम श्रम विभाजन को व्यवसाय में विभेदीकरण मानते हैं, है ना। विभेदीकरण यानी अलग अलग करके, है ना, अलग अलग विभेद करके। इमाइल दुर्खिम द्वारा श्रम विभाजन के दो प्रमुख कारण हैं। पहला हो गया जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि, है ना। तो क्या होता है कि जब जनसंख्या कम होती है तब आवश्यकता कम होती है, लेकिन जब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो आवश्यकताएं भी बढ़ती है, श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो इसीलिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इन सभी कार्यों को बांटने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं अपन कि जनसंख्या के नैतिक घनत्व क्या होता है ना। पहला में तो जनसंख्या बढ़ना बताया, है ना। अब दूसरे में देखते हैं कि बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। पहले क्या हो गया कि जनसंख्या बढ़ी, है ना। अब जनसंख्या बढ़ने के बाद आवश्यकता यहाँ पर बोला गया अपन को कि बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना। जनसंख्या के नैतिक घनत्व जो है कि जनसंख्या जो नैतिक घनत्व है वह आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। अर्थात जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं समाज में, है ना, समाज का दायित्व होता है, समाज का यह दायित्व होता है कि जो व्यक्ति, है ना, व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है उसके इच्छा अनुसार व्यक्ति को कार्य दिया जाता है और श्रम विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन के प्रकार एवं परिणाम क्या होते हैं, पहले देखते हैं हम कि श्रम विभाजन समाज में स्थापित होता है। श्रम विभाजन जो है समाज में स्थापित होता है तो सामाजिक एकता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। जब तक समाज में एकता नहीं होगी, जब तक एकता नहीं होगी तब तक श्रम विभाजन नहीं होने वाला, है ना। सब अपने अपने कार्यों को करेंगे, सब अपने अनुसार कार्यों में मतभेद करने लगेंगे, है ना। इसीलिए समाज में एकता होना अति आवश्यक है। इन्हीं सामाजिक एकता को इन्होंने दो भागों में बांटा है ना, यानी विभाजित किया है। तो यांत्रिक पहला हो गया, जैसे मैंने बताया था वहाँ पे कि यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता। तो यांत्रिक एकता होता क्या है ना, यांत्रिक एकता अपन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सरल समाज है। यांत्रिक एकता जो है सरल समाज है, इसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं ही समाज हूँ। इसमें यांत्रिक एकता में क्या करता है व्यक्ति कि सोचता है कि मैं ही समाज हूँ और व्यक्ति जो है ना, और मतलब व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध है ना। व्यक्ति और समाज के जो मध्य संबंध है, इसलिए इसमें सामूहिक चेतना प्रभावी होता है। इसलिए जो है सामूहिक चेतना प्रभावी होता है। जनमत इसमें क्या होता है, जनमत, परंपराएं, धर्म, कारण, व्यक्ति जो है सदैव कार्य करता रहता है, इसलिए इसे यांत्रिक समाज कहते हैं, है ना। इसमें यांत्रिक एकता का भाव होता है, इसलिए इसे इमाइल दुर्खिम को यांत्रिक एकता कहा है ना। क्योंकि समाज का जो समाज का व्यक्ति है वो स्वयं को समाज समझने लगता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति
है ना, विरुद्ध अपराध करता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है तो उसे समाज द्वारा विरुद्ध माना जाता है, समाज के विरोधी माना जाता है। जब इसमें क्या होता है यांत्रिक एकता में कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे समाज द्वारा भी दंड दिया जाता है, समाज का भी अपराधी हो जाता है। फलस्वरूप समाज की तीव्र प्रतिक्रिया करता है ना, इसमें क्या है, फलस्वरूप जो है कि समाज तीव्र प्रतिक्रिया करता है। सामाजिक चेतना का विश्वास संवेग है, इसमें क्या है, लगातार होता है ना सामाजिक चेतना का, इसमें चेतना सामूहिक चेतना जो है विश्वास संवेग लगातार चलता रहता है, जो सामाजिक सदस्यों में सामान्य पाए जाते हैं, है ना। अब सामूहिक एकता देखते हैं कि सामूहिक एकता होता है जनसंख्या एवं नैतिक घनत्व, है ना, जनसंख्या एवं नैतिक घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन ने विशेषीकरण का क्या है यहाँ पर, विशेषीकरण में क्या है, व्यक्तिवाद, है ना, व्यक्तिवाद में वृद्धि और समृद्धि चेतना में कमी आती है ना। इसमें मतलब इसे समाज में सभी एकता परस्पर निर्भरता स्थापित होती है। व्यक्ति के समूह में वृद्धि से प्रतिकारी या व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत चेतना, इसमें व्यक्ति कार्य को अलग करना, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कार्यों को अलग अलग करके बांट दिया जाता है कि इस व्यक्ति का वही कार्य होगा और सामने वाला का व्यक्ति का अलग अलग कार्य होगा ना, जो इच्छा अनुसार। इसे कहते हैं भाई अपन कि श्रम विभाजन के प्रकार। अब हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के प्रकार क्या होते हैं। तो इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन को क्या है, दो प्रकार में बांटा है ना, कि दो प्रकार से श्रम विभाजन होता है। पहला हो गया सामान्य श्रम विभाजन, इसे सामाजिक एकता में वृद्धि आती है, सामान्य श्रम विभाजन में सामाजिक एकता आती है। और असामान्य श्रम विभाजन दुष्प्रकार्य, सामाजिक एकता में कमी आती है। असामान्य विभाजन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अतिमानिम, है ना, अतिमानिम श्रम विभाजन। इसमें क्या होता है कि कठोरता से नियमों को लागू किया जाता है, इससे कि वह अलगाव की भावना उत्पन्न होती है ना। जब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी समाज में जबरदस्ती किसी नियम का दबाव किया जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि अलगाव की भावना उत्पन्न होती है ना। दो लोग एक दूसरे से मतभेद की नज़र से देखने लगते हैं, है ना। अब दूसरा देखते हैं अपन यहाँ पे बहुमूलक श्रम विभाजन। इसमें बहुमूलक में क्या होता है कि इसमें बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी जब बढ़ जाती है, बहुमूलक में बेरोजगारी बढ़ जाती है तो मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार जो है कार्य नहीं कर पाता, है ना। बेरोजगारी बढ़ जाती है, योग्यता के अनुसार जो है कार्य नहीं कर पाता, उसे कार्य नहीं मिल पाता, वो कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार वे श्रम विभाजन का व्यापक मूल श्रम विभाजन करते हैं, है ना। क्या अभी भी जैसे होता है, जनसंख्या अधिक बढ़ने की वजह से हमें अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो काम नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि काफ़ी जनसंख्या बढ़ चुकी है इसलिए, है ना। तो श्रम विभाजन का सर्वप्रथम वर्णन एडमस इनका, अब यहाँ पर देखते हैं कि श्रम विभाजन का सर्वप्रथम, है ना, सबसे पहले वर्णन किसने किया था। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। दुर्खीम का यह सिद्धांत पर प्लेटो से प्रभावित है ना। और ये सिद्धांत जो है दुर्खीम प्लेटो से प्रभावित होकर लिखे थे, है ना। समाज का वर्गीकरण क्या होता है ना। समाज का वर्गीकरण तो सरल समाज और आदिम कबीला समाज, है ना। सरल समाज और आदिम कबीला समाज और बहु
खंडीय सरल समाज, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है मतलब मिश्रित समाज होता है ना, मिश्रित समाज होता है। और तीसरा में अपन देखते हैं साधारण मिश्रित समाज, इसमें जनजातीय समाज समूहों का मिश्रण होता है, मतलब जनजातीय जो समाज होते हैं उनका समूह का क्या है, मिश्रण हो जाता है। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, आधुनिक जटिल है ना, आधुनिक समाज में जटिल समस्या संस्कृतियाँ होती हैं। अब सॉरी, तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह आप देख लिए कि हमारा यहाँ पर कि किस किस प्रकार से हमारा श्रम विभाजन हुआ, क्या कि समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और समाज में आज हमने देखा कि समाज में श्रम विभाजन क्यों होती है और श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके जो प्रकार हैं कितने प्रकार के हैं, और श्रम विभाजन नहीं होगा तो इसके परिणाम क्या आएंगे, और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके परिणाम क्या हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कल का, श्रम विभाजन का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखें सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये भी इमाइल दुर्खिम के द्वारा ही दी गई थी। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा क्या है हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, है ना, अगले वीडियो में।